हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मंत्रा ट्रिक्स। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हमारी जो केमिस्ट्री की करंट अफेयर की क्लास चल रही थी, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर की एनालिसिस के थ्रू जो केमिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे रेलवेज़ या फिर एसएससी में, उसकी एक सीरीज चल रही थी। हम उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए उसका पार्ट 3 हम यहाँ पे लेके आए हैं। सो गाइज, यहाँ पे जो भी हमारे वीडियोज़ में आपको डाउट समझ में आता है या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेरी होती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। हम आपका रिप्लाई के थ्रू उसका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो गाइज, आपका हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम यहाँ पे आपका वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके, हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। अगर हम बात करें, आप देखिएगा कि हमने जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस करे हैं पिछले 2 वीडियोज़ में। अगर उसमें आप देखेंगे तो हमने कवर किया है एसिड प्लस बेस, एक ये टॉपिक हमने कवर किया है। इसके साथ साथ हमने पीरियोडिक टेबल भी कवर किया है। ठीक है दोस्तों, पीरियोडिक टेबल भी कवर किया है और प्लस इसी के साथ साथ हमने कवर किया है आपका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है वो भी कवर करने की कोशिश की है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तो आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एसिड बेस से ही। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एसिड विच इज़ यूज टू मेक आई ड्रॉप। ठीक है दोस्तों, ये रेगुलरली बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन ये एसएससी का, तो ध्यान से देखिएगा इसको। अगर हम इसकी बात करें तो जो हमारा आई ड्रॉप होता है, आई ड्रॉप के लिए हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एसिड होता है बोरिक एसिड। आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोरिक एसिड। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस ऑप्शन को अगर हम डिटेल्ड एनालिसिस करें तो डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बोरिक एसिड का जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए H3BO4, ये हमारा होता है बोरिक एसिड का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, अब बोरिक एसिड से रिलेटेड 2-3 पॉइंट और देख लेते हैं जो कि हमारे क्वेश्चंस पे पूछे जाते हैं। बोरिक एसिड को हम सॉफ्ट एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा सॉफ्ट एसिड। और दूसरा हम इसको एंटीसेप्टिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। एंटीसेप्टिक एसिड का मतलब, आप गर्मियों में जब आपको घमौरियाँ हो जाती हैं या फिर जो पाउडर बनाए जाते हैं जो डर्मिक कूल होते हैं, जो आपको कूलनेस फील कराते हैं, है ना, उसमें जो हमारी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो भी हमारी इसमें कवर कराई जाती है। उसके लिए पाउडर जो बनाया जाता है तो वो हमारा एंटीसेप्टिक के लिए आ जाता है। उसके हम टल्कम पाउडर का प्रोड्यूस करते हैं उसमें। ठीक है दोस्तों, और थर्ड आपको याद ही है, इसका आपको पता होना चाहिए। थर्ड इसका जो यूज है वो आई ड्रॉप बनाने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बाकी के ऑप्शंस की बात करें तो जो हमारा ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, ये आपको पता होगा कि ये हमारा स्टमक में रिलीज होता है। ठीक है ना, स्टमक में रिलीज होता है। ठीक है, और ये हमारी जो पेट में एसिडिटी होती है उसके लिए मेनली इम्पॉर्टेंट होता है। जो हमारे पेट में या स्टमक में एसिडिटी होती है उसके लिए मेनली इम्पॉर्टेंट अगर एसिड की बात करें तो वो हमारा HCl होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड में हमारा सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज किंग ऑफ एसिड। ठीक, तो किंग ऑफ एसिड ऐसे ही आपको 4 ऑप्शन दे देगा तो उसमें एक सल्फ्यूरिक एसिड भी रहेगा। तो किंग ऑफ एसिड किसको बोला जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को ही बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, किसको बोला जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को ही किंग ऑफ एसिड बोला जाता है। और यही हमारा जो है लेड एसिड बैटरी में यूज होती है। ठीक है दोस्तों, किसमें? लेड एसिड बैटरी में ही यूज होती है। ठीक है दोस्तों, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको याद रखिएगा, इसको हम ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो हम यहाँ पे पॉइंट कवर करा रहे हैं आप इसको नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन के थ्रू हम लगभग कोशिश ये कर रहे हैं कि पूरे चैप्टर का जो
एक निचोड़ होता है ना जिसको बोलते हैं, हम वो कवर करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्बल कैंसर। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देखिए जो मार्बल कैंसर या फिर आज देखिए आप ताजमहल का एग्जांपल लीजिए। ताजमहल है, ठीक है ना, तो ताजमहल के अब जो उसकी वॉल्स हैं उस पर एक ब्लैक क्लॉटिंग हो रही है, ब्लैक कोटिंग हो रही है। तो उसका मेन रीज़न ये माना जा रहा है कि जो हमारी ऑयल रिफाइनरी है मथुरा में, उससे जो हमारी पोल्यूशन या फिर यूँ कहिए कि जो पोल्यूशन या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू हमारा वहाँ पे वेदर के थ्रू जो हमारी एसिडिक रेन हो रही है वहाँ से रिएक्शन करके वहाँ पे वो ब्लैक क्लॉटिंग हो रही है उसके उस पर। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा उससे कि हमारा जो मार्बल कैंसर है वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड है। मार्बल कैंसर हमारा सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन है कार्बोनिक एसिड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला है आप लोग याद रखिएगा H2SO4 होता है। ठीक, और कार्बोनिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है ये H2CO3। और अगर हम कार्बोनिक एसिड को बात करें तो इसकी जो खोज की थी ये है हमारे जोसेफ प्रिस्टले साहब। जोसेफ प्रिस्टले ने हमारी कार्बोनिक एसिड की खोज की थी। और जोसेफ प्रिस्टले ने एक चीज़ की और खोज की थी जिसको हम बोलते हैं N2O, नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं, जिसको हम लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। वो बाद में हम डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है ना दोस्तों। सो कार्बोनिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो H2CO3 हो गया। और ये यूज कहाँ होता है, तो आपका यूज ये होता है सोडा वाटर में। कहाँ पे, सोडा वाटर में। आप यूँ कह सकते हैं कि आप जो हमारा पेप्सी कोला या फिर जो हमारी स्प्राइट्स वगैरह की बोतल होती हैं उसमें ये कार्बोनिक एसिड पड़ा हुआ होता है। और लास्ट ऑप्शन जो है इसका एक मैलिक एसिड। आपको पता होना चाहिए कि ये एप्पल है ना, एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, और लैक्टिक एसिड की बात करें तो लैक्टिक एसिड आपको याद रखिए लैक्टिक से रिलेटेड जहाँ पे भी आएगा वो मिल्क से हो जाएगा। ठीक है ना, मिल्क से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड। तो अगर हम यहाँ पे समझे तो जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में डिफरेंस इतना समझिएगा कि ऑल द नेचुरल फॉर्म ऑफ एसिड इज नोन एज वीक एसिड्स। जितने भी हमारे नेचुरल एसिड्स हैं वो हमारे वीक एसिड्स हैं, और जितने भी लैब फॉर्म्ड एसिड होते हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है ना, जैसे हमारा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये हमारा लैब फॉर्म एसिड होता है। HCl जो हमारा स्टमक में रिलीज होता है वो नेचुरली होता है। लेकिन अगर यही HCl अगर हम लैब में फॉर्म करें तो ये भी हाईली डिस्ट्रक्टिव हो जाता है ना, हाईली, मतलब एक तरीके से आप ये समझिए कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक वाली ये गैस बन जाती है, एसिड बन जाती है, सॉरी गैस नहीं। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वीक एसिड की बात करते हैं तो वीक एसिड यहाँ पे देखिए फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड वहाँ पे होता है जहाँ पे आपको जब आपको कोई एक चींटी काट ले, आंट काट ले, ठीक, और क्या कहते हैं आपको कोई मधुमक्खी बीज वगैरह अगर आपको एक कट करके चली जाती है, आपको काट ले या डंक मार दे तो उसमें जो एसिड हमारा छोड़ के जाती है वो होता है फार्मिक एसिड। ठीक है दोस्तों, ये भी एक नेचुरल हो गया क्योंकि एक हमारी जो फ्लाइज है उसके थ्रू आपके बॉडी के अंदर जा रहा है तो ये भी एक नेचुरल है। उसके बाद हमारा एक लैक्टिक एसिड जो कि मिल्क से रिलेटेड है, ये भी नेचुरल है। और यूरिक एसिड ये भी हमारे बॉडी में पाया जाता है तो ये भी नेचुरल है। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें याद रखिएगा कि ये तीनों अगर हमारी नेचुरल एसिड है तो ये हमारी क्या है कि वीक एसिड है।
ठीक है दोस्तों, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंस आप याद रखिए कि जो हमारी वीक एसिड होती हैं वो वीक एसिड जो नेचर में पाई जाती हैं वो वीक एसिड होती हैं, और जो हमारी लैब मेड होती हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होती हैं। फॉर एग्जांपल H2SO4 एंड लैब मेड HCl। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है फोटोग्राफी इज रिलेटेड टू। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि जो फोटोग्राफी है, फोटोग्राफी से 3 से 4 पॉइंट याद रखिएगा। फोटोग्राफी से आपको 3 से 4 पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले क्या, फोटोग्राफी के लिए इसके लिए हम सिल्वर ब्रोमाइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? AgBr यूज करते हैं, पहला पॉइंट फोटोग्राफी से। दूसरा पॉइंट हम इसमें सोडियम थायो सल्फेट का यूज करते हैं। क्या? सोडियम थायो सल्फेट का भी यूज हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड रिएक्ट विद ग्लास। एसिड रिएक्ट विद ग्लास, तो आप याद रखिएगा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वही हमारी ग्लास के साथ रिएक्ट करेगी। तो एक तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड HNO3 और दूसरा HF हाइड्रोजन फ्लोरीन का जो बांड है। यहाँ पे एक फ्लोरीन से एक रिलेटेड याद रखिएगा कि फ्लोरीन क्या है, हाइलो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है? इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है। कौन? फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है ना, आपको ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पे आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हेन अ लेमन स्क्वीज्ड ऑन बेकिंग सोडा देन विच गैस रिलीज्ड। जब हमारा लेमन जो है बेकिंग सोडा पे हम अगर उसको हम स्क्वीज करते हैं यानी निचोड़ते हैं नींबू को, तो उसमें से कौन सी गैस रिलीज करेगी? तो बेकिंग सोडा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा बेकिंग सोडा है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो बेकिंग सोडा की बात करें तो यहाँ पे NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस, अगर हम यहाँ पे लेमन अगर हम स्क्वीज करते हैं तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑलवेज CO2 रिलीज होगी। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमेशा ही रिलीज होगी जब भी हम बेकिंग सोडा पे क्या करेंगे, लेमन को स्क्वीज करेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसी तरीके से बात कर ले एक और पॉइंट की कि जब हमारा एक और यहाँ पे पॉइंट है रिलेट, याद कर लीजिएगा, एसिड के साथ जब हमारा बेस रिलेट करता है तो ये अपना एक तो सॉल्ट बनाएगा ही बनाएगा प्लस साथ में वाटर रिलीज करेगा। क्या? वाटर रिलीज करेगा जब एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करेगा। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि जब हमारा मेटल जो है एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करे, तो मेटल एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करें तो एक तो अपना ये सॉल्ट बनाएंगे ही बनाएंगे और प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करेंगे। ठीक है ना, तो ये दोनों आई होप कि ये सारे क्वेश्चन पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव की अगर हम बात करते हैं तो दो चीज़ हैं। हम फूड प्रिजर्वेटिव की बात करते हैं तो फूड प्रिजर्वेटिव में अगर हम देखें तो फूड प्रिजर्वेटिव 2 टाइप्स के होते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव में एक आता है हमारा प्राइमरी, ओके दोस्तों, और देयर सेकेंड इज सेकेंडरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अगर हम प्राइमरी की बात करें कि प्राइमरी में कौन कौन से फूड प्रिजर्वेटिव आते हैं, तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये हमारी जितनी भी होम रेमेडीज़ होती हैं, जैसे एक्सेस ऑफ ऑयल, एक्सेस ऑफ शुगर, है ना, और एक और एक्सेस ऑफ साल्ट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी प्राइमरी प्रिजर्वेटिव में आती हैं। अगर हम सेकेंडरी प्रिजर्वेटिव की बात करें तो सेकेंडरी प्रिजर्वेटिव में हमारा 2 चीज़ आता है जिसको आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। एक होता है हमारा बेंजोइक एसिड एंड द सेकेंड वन इज सोडियम बेंजोएट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ सोडियम
बेंजोएट। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा कि हमारा जो फूड प्रिजर्वेटिव है वो टू टाइप्स का होता है, फर्स्ट प्राइमरी, सेकंड सेकेंडरी। फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट में हमारा जो होम रेमेडीज़ में आता है, जैसे एक्सेस ऑफ ऑयल, एक्सेस ऑफ शुगर, एक्सेस ऑफ साल्ट। आप देखते हैं जैसे हमारे घर में सिरका वगैरह बनता है तो मम्मी लोग क्या करती हैं, सिरके में शुगर डाल देती हैं। जो अचार बनता है आम वगैरह का, उसमें मम्मी लोग क्या करती हैं, उसमें एक्सेस ऑफ ऑयल कर देती हैं, जिससे क्या होता है कि कभी ख़राब हो रहा होता तो उसमें कहते नहीं है कि इसमें ले आके तेल डाल दो, है ना। तो वो क्या है, एक प्राइमरी फूड प्रिजर्वेटिव का काम करता है। ठीक है दोस्तों, और सेकेंडरी में अगर हम बात करें तो वो एक बेंजोइक एसिड और एक सोडियम बेंजोएट होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, विच इज यूज्ड एज ए फूड प्रिजर्वेटिव, तो आपको यहाँ पे सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। तो हमने ये डिस्कस कर लिया है, सोडियम थायोसल्फेट का यूज हम फोटोग्राफी में करते हैं। ठीक है ना। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साल्ट यूज्ड एज एन एंटासिड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट होएगा। MgOH का होल ट्वाइस यहाँ पे आंसर होएगा, जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं और इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। और इसका जो यूज होता है इस पूरे उसके सिस्टम का, आप याद रखिएगा, इसका जो हम यूनो बनाते हैं ना उसमें यूज करते हैं। ठीक है ना। और ये एक तरीके से लग्जेटिव के फॉर्म में यूज होता है। ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये लग्जेटिव के फॉर्म में यूज होता है। लग्जेटिव फॉर्म का मतलब जैसे किसी को अगर हमारी डाइजेशन प्रॉब्लम है तो उस डाइजेशन प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उसको हम क्या देते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से बनी हुई जो हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं वो सब देते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू फर्मेंटेशन, ये थोड़ा क्वेश्चन से गलत है। यहाँ पे ये देखिएगा विच इज़ रिलेटेड टू फर्मेंटेशन। ठीक, तो विच इज़ रिलेटेड टू फर्मेंटेशन की बात करें तो सॉल्ट, ऑयल और शुगर, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों ही फूड प्रिजर्वेटिव हैं, नॉट फर्मेंटेशन से रिलेटेड है। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पे आपका डी आंसर हो जाएगा। तो फर्मेंटेशन से क्या रिलेटेड है, फर्मेंटेशन से जो रिलेटेड है हम यहाँ पे बताते हैं आपको कि फर्मेंटेशन से क्या क्या चीज़ें रिलेटेड हैं। तो फर्मेंटेशन की अगर हम बात करें तो फर्मेंटेशन में सबसे पहले आप याद रखिएगा बायोगैस, वाइन एंड थर्ड वन इज कर्ड। यानी जो कर्ड यानी दही हो गया, वाइन मतलब शराब हो गया, बायोगैस, बायोगैस गोबर गैस भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है ना। तो कर्ड यानी दूध से दही बनना, तो इसमें कौन सा हमारा बैक्टीरिया यूज होगा, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमारा कर्ड बनाने में, जिसमें हम मिल्क से कर्ड बनाते हैं। ठीक, इसी तरह वाइन में भी बैक्टीरिया यूज़ होगा और बायोगैस में हमारा मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से जिसमें हम क्या मिथेनोजिन बैक्टीरिया यूज करते हैं, जिससे हमारा बायोगैस में कन्वर्ट हो जाता है। बायोगैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीथेन गैस में। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये तीन चीज़ें जो हैं ये फर्मेंटेशन से रिलेटेड होती हैं। ठीक, अब इसमें एग्ज़ाम कई बार आपसे घुमा के पूछा है कि वाइन इज़ मेड बाय विच प्रोसेस, फर्मेंटेशन और एक हाइबर प्रोसेस, है ना, और काल्गन प्रोसेस। तो वहाँ पे ढेर सारी प्रोसेस दिए होंगे, वहाँ पे एक ऑप्शन होगा जिसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज़ यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ सॉयल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा इम्पोर्टेंट है, देखिएगा इसको। यहाँ पे विच इज़ यूज टू न्यूट्रलाइज बेसिक नेचर ऑफ सॉयल। बेसिक नेचर ऑफ सॉयल की अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए, जब हमारी सॉयल में क्या हो, बेसिसिटी बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए, बेसिसिटी बढ़ जाए, किस में, सॉयल में, तो हमें क्या करना होगा। अब देखिए इक्वल एंड अपोजिट है, अगर बेस बढ़ जाए तो हमें क्या चाहिए, एसिड चाहिए, एसिड बढ़ जाए तो हमें क्या चाहिए,
बेस चाहिए। तो इसी तरीके से अगर हम सॉइल की बेसिसिटी को कम करना चाहते हैं तो उसमें कुछ एसिडिक मिलाएंगे, है ना। जब आप मान लीजिए आप का हाथ पे एसिड गिर गया है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए डॉक्टर एक बेस लगाएगा ना, बेस का लेप देगा, तभी तो ये न्यूट्रलाइज होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए जो बेसिसिटी ऑफ सॉइल है इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जिप्सम मिलाएंगे। क्या बोलेंगे, CaSO4.2H2O। ठीक है दोस्तों, CaSO4.2H2O हम यहाँ पे बात करते हैं इसके बारे में। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद जब हम यहाँ पे देखते हैं कि एसिड, अच्छा बेसिसिटी बढ़ गई तो ये मिलाएंगे। अगर एसिडिटी बढ़ गई तो, अगर हमारी एसिडिक नेचर बढ़ गया तो उसमें आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस के रूप में हमारा काम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साल्क्ड लाइम बोलते हैं। साल्क्ड लाइम बोलते हैं, जी हाँ, इसी को हम बोझा चूना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका नॉन ऑफ दीज आंसर होना था। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा कि विच इज़ यूज टू न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ सॉयल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CaSO4.2H2O, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से लिखिएगा। और यहीं एसिडिटी की बात करेगा तो एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम उसमें साल्क्ड लाइम यूज करते हैं। साल्ट लाइम यानी बुझा चूना, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं। विच विल शो सब्लिमेशन। अब देखिए दो होता है, एक 2 से 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होता है हमारा, अगर हम कर्व बनाएं, एक होता है हमारा PT डायग्राम। इसमें देखिएगा ये वाटर वाली लाइन होती है, ये कोल्ड वाली लाइन होती है ना। देखिए ये है हमारा ट्रिपल पॉइंट। अगर यहाँ पे सॉलिड है तो ट्रिपल पॉइंट इधर सीधे डायरेक्टली इधर वेपर पॉइंट है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड पॉइंट है, तो तीनों फेज हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो लिक्विड होगा वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे जो सॉलिड है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिपल पॉइंट पे, है ना। और क्या कहते हैं, आप देखिए यहाँ पे सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधे सीधे वेपर में, विदाउट कन्वर्टिंग इन लिक्विड। ठीक, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो आप यहाँ पे देखिएगा सब्लिमेशन प्रॉपर्टी। सब्लिमेशन का मतलब होता है ऊर्ध्वपतन, हिंदी में बोले तो ऊर्ध्वपतन मतलब कि ऐसी वस्तु जो बिना लिक्विड यानी द्रव में कन्वर्ट हुए सीधे किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कैम्फर, आप कैम्फर मतलब कपूर आप जलाते हैं घरों में, तो आप वो जब जलाते हैं तो क्या वो लिक्विड बनता है क्या, नहीं, वो सीधे के सीधे वो उड़ता रहता है हवा में। सॉलिड CO2, ड्राई आइस बोलते हैं हम इसको। ठीक, ड्राई आइस को हम कहीं पे देखिए जो जादूगर दिखाने आते हैं तो वो धुआं सा कर देते हैं, तो वो धुआं सा नहीं करते हैं, वो क्या होता है कि जो सॉलिड CO2 होता है उसका यूज करते हैं। क्यों, अगर जब वो ये पिघलेगी तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, हमारा ये गैस में ही कन्वर्ट होगी, नॉट लिक्विड। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद साल अमोनिया, 3 चीज़ें हैं, साल अमोनिया। अब साल अमोनिया का अगर हम बात करें, साल अमोनिया यूज करते हैं हम कहाँ पे, जब हमारा क्या कहते हैं इरेक्शन प्रोसेस हमारा बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है तो उसको स्लो करने के लिए या ढीला करने के लिए हम करते हैं। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। कैम्फर भी है, सॉलिड CO2 भी है, साल अमोनिया भी है। ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये देखिए आपका वही क्वेश्चन अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया, आर्टिफिशियल स्मोक क्रिएटेड बाय। अब देखिए आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, है ना, जो आदमियों के द्वारा बनाए, तो ये क्या है, सॉलिड CO2 है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा ये बात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रॉन्ग पंजमेंट स्मेल आउट ऑफ पब्लिक टॉयलेट। ठीक है ना, पब्लिक टॉयलेट में आप देख रहे होंगे एक गोलियाँ पड़ी होती हैं, तो उसको क्लोरीन बोलते रहते हैं हम लोग। वो क्लोरीन नहीं बल्कि अमोनिया की हमारी क्या होती है, वो
गोलियां होती हैं, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा, वो किसकी होती है, वो अमोनिया की होती है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं नेल पेंट रिमूवर गिव्स कूल फीलिंग इन स्किन। अब देखिए, एक तो हमने सब्लिमेशन बताया, एक प्रॉपर्टी होती है वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब हो गया है कि एक तरीके से जो अगर हमने हाथ पे लिक्विड लगाया कोई, ठीक, आप ऐसे ही लिक्विड लगाए तो वो क्या हो जाए, सीधे सीधे वोलेटाइल हो जाए और आपको फील कोल्ड कराए। कोल्ड मतलब ठंडा फील कराए, ठीक है ना। आपके स्किन पे आपको पता ना लगे कि वो चीज़ें लगी हुई हैं, लेकिन आपको क्या हो जाए, ठंडा फील कराए और बाद में उड़ जाए, ठीक है ना। तो जो हमारी क्या है, क्वेश्चन क्या है, नेल पेंट रिमूवर गिव्स कूल फीलिंग इन स्किन। स्किन पे कूल फीलिंग देता है, क्यों, क्योंकि इट्स सो वोलेटाइल इन नेचर होता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस बात को। बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये, पिछली बार एनटीपीसी या फिर लोको पायलट में ये बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसिडिक बाई नेचर। अगर हम बात करें तो एसिडिक बाई नेचर कौन सा नहीं है, देखिए SO2, ठीक है, वेदर में जाके H2SO4 बनाता है, जिसकी वजह से मार्बल कैंसर होता है, ठीक। CO2 तो हमारा है ही एक तरीके से बाई नेचर एसिडिक, और NO2 हमारा रिएक्ट करके वेदर के साथ क्या बना लेता है, नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये दोनों मेनली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हो जाते हैं, एसिडिक रेन के लिए। और ये CO2 हमारा जो है ओजोन, या फिर यूँ कहिए कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है, ये भी एसिडिक बाई नेचर, ये भी एसिडिक बाई नेचर। तो इसमें एसिडिक बाई नेचर कौन सा नहीं है, एक ही बचता है फिर, अमोनिया, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। गैस शो अट्रैक्शन टुवर्ड्स ब्लड हीमोग्लोबिन, ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हमारा हीमोग्लोबिन के टुवर्ड्स क्या करता है, अट्रैक्शन शो करता है। जैसे कोई लोग सिगरेट पीते हैं ना, तो जो सिगरेट से हमारी जो स्मोक निकलती है तो वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड है। किसी को अस्थमा की बीमारी होती है, सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, तो वो भी रिस्पॉन्सिबल किसकी वजह से होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ही होता है, ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये बात। और नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लें तो SO2 हमारा आपको बताया ही अभी मैंने, क्या होता है, एसिडिक बाई नेचर होता है। इसमें NO2 का भी कोई यूज़ नहीं, लेकिन N2O का यूज है, क्योंकि इसे हम लॉफिंग गैस के नाम से जानते हैं। क्या, लॉफिंग गैस के नाम से जानते हैं। और इसकी जो खोज है, डिस्कवर किसने किया था, जोसेफ प्रिस्टे, याद रखिएगा ये बात, ठीक है ना दोस्तों, जोसेफ प्रिस्टे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एटम बम डिस्कवर्ड बाय। देखिए, एटम बम बनाने से पहले थोड़ी प्रोसेस समझिएगा। एटम बम बनने से पहले हमारा न्यूक्लियर फिजन हुआ। देखिए, दो टाइप का होता है न्यूक्लियर फिजन, एक तो होता है न्यूक्लियर फिजन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर जो हमारा फिजन था, फिजन मतलब विखंडन, है ना। तो इसमें जब यूरेनियम की बम्बार्डिंग किससे कराई गई, न्यूट्रॉन से। एक न्यूट्रॉन से जब यूरेनियम की बम्बार्डिंग कराई गई तो ये चेन जो है अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो गई। ये अगर बात करें, ये जो रिएक्शन है ये बताया किसने है, तो ये बताया है ऑटो हॉर्न ने। किसने बताया है, ऑटो एंड हॉर्न ने बताया है। और अगर इस प्रोसेस का यूज करके अगर आप बोलेंगे कि परमाणु बम यानी एटम बम किसने बनाया है, तो रॉबर्ट ओपनहीमर हो जाएंगे आपके। कौन हो जाएंगे, रॉबर्ट ओपनहीमर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये बात, ठीक। उसके बाद अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन किसने रिकवर किया था, तो ऑटो एंड हॉर्न ने ही न्यूक्लियर फिजन का डिस्कवर किया था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, याद रखिएगा केमिस्ट्री बोला है, फिजिक्स नहीं बोला है। तो फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स बोलता तो रुदरफोर्ड हो जाते हैं आपका, लेकिन फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री ये बोला जाता है ऑटो एंड हॉर्न को,
ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस बात को। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के लिए हम बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, हाइड्रोजन बम डिस्कवर्ड बाई, हाइड्रोजन बम किसने डिस्कवर किया है? तो आप लोग याद रखिएगा, एडवर्ड टेलर ने यहाँ पे डिस्कवर किया है क्या? हाइड्रोजन बम। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। जितने भी इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन जो बन रहे हैं अभी तक, हमारी ये थर्ड सीरीज़ है 2020 या 60 क्वेश्चन हमने अब तक कवर कर लिए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप लोग इसे देख के जाते हैं तो आई एम श्योर कि एक या दो क्वेश्चन आपको यहाँ से ज़रूर मिलेंगे एनटीपीसी या फिर आने वाले एसएससी के एग्ज़ाम में। ये सीरीज़ हम आगे बढ़ाएंगे और इस सीरीज़ में जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन या वीडियोस की क्वांटिटी या क्वालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइज, आज के लिए बस इतना ही।